Welcome children. Today I am going to teach you July course of SST class 5 and the name of chapter is Democratic Republic of Congo, the land of dense forest. Okay? Before starting this chapter, you have to understand that the country, the Democratic Republic of Congo, is the country naming. So before you have to learn this chapter, you should know about the climate zone. As you know, our earth is divided into three climatical zones. These three climatical zones are torrid zone, frigid zone, temperate zone. You can see here, this is a globe. आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे पृथ्वी को टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन में बांटा गया है। इससे पहले आपने सब इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स देखे। इससे पहले जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चैप्टर्स पढ़ाए गए उसमें आपने बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को पढ़े हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे जो ये इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, ये पृथ्वी को जोन्स में बांटते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे पृथ्वी पर जो सन के रेज हैं, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सन है, तो सन के रेज जो है हमारे पृथ्वी पर किस तरह से जाएंगे। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और ये येलो कलर का जो पोर्शन है, इसको अगर हम लोग सन इमेज करते हैं तो यहाँ से जो सन के हीट इस पृथ्वी पर जाएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत ही लाइटली स्केचिंग किया है। इस तरह से जाएंगे। तो यू कैन सी हियर कि ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले जो सन के हीट रेज जो हैं और जो हीट रिसीव कराएंगे सन को, उनका सबसे ज्यादा नियर डिस्टेंस कौन सा होगा, यहाँ पे होगा। और ऊपर जाकर के और नीचे जाकर के, यानी कि टॉप एंड बॉटम, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो होगा सन का हीट जो होगा वो कितना रिसीव करेगा, लेस देन इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर के पास जो है ये सन का रे और हीट जो बहुत नजदीक से पड़ रहा है और ऊपर और नीचे जाते ही इसकी दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का जो हिस्सा होता है पोर्शन, वो कम हीट रिसीव करने के कारण दे आर नॉट सो हॉट लाइक इक्वेटरिकल जोन। इक्वेटर के पास के जितने भी हिस्से हैं वो डायरेक्टली सन का रे रिसीव करने के कारण यहाँ का जो इक्वेटर के ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के जस्ट नीचे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो ये पूरा हिस्सा है, ये टॉरिड जोन कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे ये पूरा हिस्सा जो है ये सन का डायरेक्ट रे रिसीव करता है और इसीलिए ये बहुत गर्म जगह होता है। और इन क्षेत्र पे पड़ने वाले इन रीजन्स पे जितने भी कंट्रीज आते हैं वो टॉरिड जोन के कहलाते हैं और उनका वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा। ठीक है। लेकिन इससे दूर जाने के बाद आर्टिक सर्किल, टॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्किल तक और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल का जो हिस्सा होगा, ये दोनों टेम्परेट जोन कहलाएगा, जो कि उतना हॉट नहीं होगा जितना कि टॉरिड जोन है। और सबसे कम यानी कि हॉट होगा ही नहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। कारण इसका क्या होगा, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा दूर से सन के हीट को रिसीव कर रहा है, इसकी दूरी ज्यादा हो गई है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। दैट इज वाई यहाँ पे स्नो कवर रहता है थ्रू आउट द ईयर। द रीजन्स आर कवर विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे कुछ ऐसे भी जगह है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ पे ह्यूमन रह सके, लाइफ एग्जिस्ट है ही नहीं वहां पे। क्योंकि सालों भर बर्फ रहने के कारण ना तो वेजिटेशन होता है वहां पे बहुत अच्छा, और ना ही वहां पे लोगों को रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। दैट इज वाई वहां पे लोग रहते भी नहीं है। तो नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन के बाद जो आता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोल्स का हिस्सा होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये जो पोर्शन होता है जो कि आर्टिक सर्किल से लेकर के नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्किल से लेकर साउथ पोल का हिस्सा, ये कहलाता है हमारा फ्रिजिड जोन। यहाँ नीचे हो गया साउथ फ्रिजिड जोन और यहाँ नॉर्थ फ्रिजिड जोन ये कहलाया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो ये चैप्टर में पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कॉन्गो ये जो लैंड है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
एक्चुअली ये इक्वेटर के पास पड़ता है। इसको आप लोग इस तरह से फिगर में देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है ये पोर्शन जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और ये जो लाइन यहाँ पे गया है जो आप लोग को दिख रहा होगा ये इक्वेटर है जो कि इस कंट्री से पास हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इससे होकर के हम इक्वेटर जो है वो पास करता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का क्लाइमेट हॉट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जगह जो है वो कैसा होगा, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। आगे हम लोग जानते हैं इसके लोकेशन के बारे में, इसका लोकेशन कैसा है। एक्चुअली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो कॉन्गो है इसको शॉर्ट फॉर्म में DR कॉन्गो भी कहते हैं, लेकिन ये पहले जो है इसका अर्ली नेम जो था वो ज़ैर था, ZAIRE ज़ैर, इसका ये ओल्ड नेम था। ठीक है, ये ज़ैर जो है जो कि अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या DR के नाम से जाना जाता है, ये अफ्रीका कंटिनेंट, हम लोग किस कंटिनेंट में रहते हैं, हम लोग एशिया में रहते हैं। एशिया कंटिनेंट का एक कंट्री इंडिया है जिसमें हम लोग रहते हैं। वैसे ही अफ्रीका कंटिनेंट का एक कंट्री है ज़ैर जो अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है वो किंशासा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक इक्वेटोरियल रीजन पे पड़ने वाला कंट्री है, तो यहाँ का क्लाइमेट ऑलरेडी समझ सकते हैं हम लोग कि हॉट होगा, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट हॉट के साथ साथ वेट भी है, यानी कि यहाँ पे बारिश भी होती है और गर्मी भी होती है, दोनों ही यहाँ है। यानी कि यहाँ का क्लाइमेट टोटली हम लोग कह सकते हैं कैसा हो गया, हॉट एंड वेट क्लाइमेट हो गया। चलिए अब जानते हैं कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसमें इसके चारों ओर कौन कौन से कंट्री हैं, स्पेशली 9 कंट्री से ये सराउंडेड है। जिन 9 कंट्री को आप देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर के इसके चारों ओर आपके बुक हैं, ये कोर्स बुक, उसमें आप लोग अच्छे से देख सकेंगे। यहाँ पे शायद अगर आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया है, बुरुंडी है, ठीक है, रवांडा है, युगांडा है, साउथ सुडान है, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड कॉन्गो। ठीक है, तो इस तरह से 9 कंट्रीज जो हैं इनसे ये घिरा हुआ है, और ये सभी इसके पड़ोसी राज्य बोल सकते हैं, हम इसे राष्ट्र बोल सकते हैं। आगे इसके बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा जो कॉन्गो है ये लो लेइंग एरिया है जो कि सराउंडेड है, दिस इज लो लेइंग एरिया सराउंडेड बाय द माउंटेन ऑन 3 साइड्स। यहाँ के क्लाइमेट के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। लोकेशन के बाद यहाँ के क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ के क्लाइमेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, अब कॉन्गो जो इक्वेटर के पास है तो यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट हो गया। ठीक है, सुबह यहाँ की जो होती है बहुत ही गर्म और ह्यूमिड होती है। अभी हम लोग के यहाँ कैसा होता है, सुबह सुबह धूप निकलती है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है चारों तरफ का टाइम, और उसके बाद क्या होता है, बारिश हो जाती है। फिर बारिश के बाद हम लोग को कैसा, फिर ह्यूमिडिटी बन जाती है। वहाँ क्या होता है कि सुबह जो सनराइज होता है, वहाँ पे सनराइज होने के बाद ही क्या होता है, वैसे ही जैसे ही सनराइजेस होते हैं तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। धीरे धीरे आफ्टरनून होते होते बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, लगभग 200 सेंटीमीटर के लगभग वहाँ पे एनुअल रेनफॉल हो जाता है। तो दोपहर होते होते वहाँ का लगभग डेली का ये कार्यक्रम होता है कि सुबह बहुत हॉट और ह्यूमिड हो जाता है, और दोपहर होते होते बहुत घनी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और शाम होते ही टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाता है, इवनिंग प्लीजेंट हो जाता है जिसके वजह से, क्योंकि बारिश हो चुकी होती है, और रातें जो होती है वहाँ की कूल होती है। ठीक है, तो डे नाइट्स जो है वहाँ पे लगभग एक जैसा इसलिए हो जाता है कि दिन बड़ा होता, जितना बड़ा होता है रातें भी उतनी ही बड़ी होती हैं, लगभग डे नाइट्स वहाँ के इक्वल होते हैं। तो ये वहाँ का क्लाइमेट हो गया। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट होने के कारण यहाँ का वेजिटेशन कैसा होता है ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बारिश होती है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है।
फॉरेस्ट के बारे में अगर जाने, वेजिटेशन के बारे में जाने, तो आप लोग को सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो लगभग नॉर्मल, यहाँ पे जो ट्रीज ग्रो होते हैं उसका मीडियम साइज जो होता है 15 to 30 मीटर्स होते हैं। वो 15 to 30 मीटर मैं बता रही हूँ, वो एक मीडियम साइज हुआ। इतना लंबा नॉर्मल पेड़ वहां पे होते हैं। और अगर लंबे पेड़ों की बात करें तो 60 मीटर्स के तक के पेड़ वहां पे होते हैं, और वो इस तरह से होते हैं कि कैनोपी हो जाते हैं बन, इसलिए उसको कैनोपी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे पेड़ ऊपर जा करके उनके जो पत्ते होते हैं, पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा होता है, टॉप जो होता है, सबका एक दूसरे से मिल जाता है। मिल के ऐसा हो जाता है कि वो सभी एक दूसरे को घेर करके एक छाता नुमा बना लेते हैं, कैनोपी बना लेते हैं। धरती, उनकी जो जमीन का जो फ्लोर होता है उसका, उस जंगल का, वो वहां पे सन का रेस पड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ इस तरह के आप लोग देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये सारा नीचे में लंबे लंबे पेड़ हैं, और उनके जो पूरे टॉप हैं इस तरह से मिक्स हो गए हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं सारे पेड़ के जो टॉप हैं एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं, यहाँ से नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। तो सोचिए सन का रेस कैसे जाता होगा नीचे, ठीक है। तो सारे पेड़ इंटरलॉक हो जाते हैं, उनके टॉप्स जो होते हैं इंटरलॉक हो जाते हैं, सब ज्वाइन हो जाता है टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिल जाता है। थिक वेजिटेशन होता है, बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। साथ ही यहाँ के जो पेड़ होते हैं, इसलिए इस तरह का फॉरेस्ट जो होता है, कॉन्गो में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहलाते हैं। दे नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट अ टाइम। एक बार में ये लोग ये पत्ते नहीं, जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है, हमारे जितने भी पेड़ हैं एक बार में सारे पत्ते को नहीं छोड़ते हैं, हमारा पेड़ सिर्फ लकड़ियों जैसा नहीं दिखता है, जैसा कि बहुत सारे ठंडे प्रदेशों में होता है, पतझड़ आता है, सारे पेड़ के सारे पत्ते एक बार में गायब हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पत्ते लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कोई कुछ पत्ते शेड किए, कभी कुछ पत्ते शेड किए, तो क्या हुआ कि कुछ पत्ते वहां हरे हरे बने रहते हैं पेड़ पे, इसलिए सारा पूरे साल तक जो है पेड़ हरा ही दिखता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि पूरा पेड़ खाली हो जाए ग्रीन पत्तों से, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1 by 1 करके थोड़े थोड़े पत्ते गिरते हैं और फिर उसके जगह पे नए पत्ते आते रहते हैं। ये ऑल्टरनेट करके शेडिंग का काम होता है सारे ट्रीज का, तो इसके वजह से ये ग्रीन ही दिखते हैं सालों भर। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ यू शुड नो अबाउट कि वहाँ पे किस किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। बुशेस तो पाए जाते हैं, शर्ब भी पाए जाते हैं, और इंटरलॉक भले ही ऊपर हो जाता है पर अंडरग्राउंड फ्लोर पे भी वहाँ पे पेड़ शर्ब पाए जाते हैं, कुछ इस तरह के। एक और बात बता दूं मैं, ये ऊपर जो इंटरलॉक होने का अभी जो मैंने पिक्चर दिखाया जिसमें कि ऊपर पूरा इंटरलॉक हो गया है, सारे टॉप मिलकर के कैनोपी जो क्रिएट किया गया है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि उसका नीचे का जो फ्लोर होता है फॉरेस्ट का वो बिल्कुल डार्क हो जाता है, क्योंकि सनलाइट जो होता है वो ग्राउंड पे ठीक से आ नहीं पाता, उसको रोकता है वो कैनोपी सनलाइट को फ्लोर पे आने से, ऊपर पूरा घिर जाता है। और इसीलिए कॉन्गो को हार्ट ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जाना गया है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से पेड़ यानी कि ट्रीज जो हैं वहाँ पाए जाते हैं जो बहुत ही यूजफुल हैं और काम आते हैं। एबॉनी, माहोगनी, रबर, ये सभी जो है इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले यूजफुल जो हैं वो ट्रीज हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ की, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है बहुत घना होता है, बहुत ज़्यादा घना होता है, तो जितना बड़ा फॉरेस्ट उतनी ज़्यादा प्रजातियाँ जो है वो पाई जाती हैं। जानवरों की भी यहाँ पे बहुत बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं। मंकी, एप्स, चिंपैंजीज, बैबून्स, गोरिल्लास, the different type of snakes, crocodiles, hippopotamus, pythons, rhinoceros, elephants, antelopes, tigers, lions, leopards, wild buffaloes, hyenas and zebras। इससे भी और ज़्यादा कई प्रजातियां जो है वो हम लोग इस कॉन्गो में
कॉन्गो के फॉरेस्ट में देख सकते हैं। बट वन स्पेशल जो एनिमल है वो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, वो है ओकापी। देखिए ये ओकापी है, ठीक है। ये यहाँ का एक स्पेशल एनिमल है जो यहाँ पाया जाता है, ठीक है, ओकापी। इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये जो ओकापी है, देखिए ये ओकापी है, एलिफेंट और तो जानवरों को आपने पहले से भी देखा होगा। ये कॉन्गो में पाया जाने वाला स्पेशल पिकॉक है जो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। ये एक फ्लाई है जो थोड़ा स्पेशल है, सेटिस इस फ्लाई का, ये एक फ्लाई है जो यहाँ पे देखा जा सकता है। तो इस तरह से सबसे स्पेशल यहाँ पे ओकापी है जो जेब्रा की तरह, जो जिराफ की तरह दिखता है, कुछ जेब्रा की तरह इसके स्ट्रेचेस भी होते हैं। तो ये मिक्स होता है 2-3 हार्बीवोर्स जानवरों के जैसा दिखने वाला, बट ये यहाँ का एक स्पेशल जानवर है जो यहाँ पे ही पाया जाता है, जिसका नाम है ओकापी। ये एक मुश्किल से पाया जाने वाला जिराफ की प्रजाति का कह सकते हैं हम लोग कि ये जिराफ की प्रजाति का एक जानवर है, ठीक है। और यही कारण है कि इतने तरह के एनिमल यहाँ पे पाए जाने के कारण इसको अक्सर गिगेंटिक जू भी कहा जाता है। द फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो इज ऑल्सो नोन एज गिगेंटिक जू। आप लोगों को क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई द फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो इज नोन एज गिगेंटिक जू? बिकॉज ऑफ द लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट हियर, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं लाइफ ऑफ पीपल। यहाँ पे पीपल के लाइफस्टाइल कैसे हैं और किस तरह के पीपल यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। चूंकि कॉन्गो रिवर बेसिन के पास बसने के कारण वहाँ के पॉपुलेशंस ज़्यादा हैं। कॉन्गो रिवर बेसिन वहाँ पे जो है उसमें घनी आबादी है। कॉन्गो में पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा है उस जगह की, चूँकि रिवर के किनारे बसे हुए हैं वो लोग, ठीक है। ज़्यादातर वहाँ के जो पीपल हैं वो क्रिश्चियन धर्म के होते हैं। ज़्यादातर पीपल, नॉट ऑल, बट ज़्यादातर पीपल जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले होते हैं। कॉन्गो के पीपल की जो लंबाई होती है वो आम लंबाई से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उनका जो हेयर होता है वो थोड़े छोटे और कर्ली होते हैं। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक में ही आ जाता है कि मतलब वो लोग जन्म से ही उनका इस तरह का होता है कि वो लोग थोड़े लंबे और कर्ली हेयर वाले होते हैं। चूँकि वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन है तो इसलिए वहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा कपड़े वेयर नहीं करते हैं, और डार्क कॉम्प्लेक्सन भी उनका ज़्यादा होता है हॉट क्लाइमेट होने के कारण, यानी कि उनका रंग जो होता है गहरा होता है, और वो ज़्यादा कपड़े पहनना नहीं पसंद करते हैं गर्मी ज़्यादा होने के कारण। प्रोबेबली ज़्यादातर पीपल वहाँ के जो रहते हैं वो गांव में ही रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी पीपल गांव में रहते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ के गांव में रहते हैं, बट कुछ लोग सिटीज़ में भी रहते हैं जहाँ पे अच्छा एजुकेशन, पक्के हाउस, स्कूल, कॉलेजेस और अदर एजुकेशन, अब्रॉड एजुकेशन के लिए लोगों को अपने अपने बच्चों को भेजते हैं, तो ऐसा लाइफ भी वहाँ जीते हैं। बट वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं विलेज में जीने वाले लोग जो होते हैं वो कुछ क्या बोलते हैं ट्राइब्स में बटे हुए होते हैं, यानी कि जनजातियों में बटे हुए होते हैं। आप देख सकते हैं उसमें से कुछ को मैं दिखाऊं। और ये जनजाति जो होते हैं, ज़्यादातर सबसे बड़ी जनजाति जो होती है जिसमें ये लोग बटे हुए होते हैं, वहाँ पॉपुलर जनजाति बंटू जनजाति होती है, ठीक है, बंटू, ठीक है। मेजोरिटी सबसे ज़्यादा बंटू जनजाति की होती है, और इनका लैंग्वेज भी जो है वो बंटू ही कहलाता है। दे स्पीक अ बंटू लैंग्वेज एंड एंजॉय म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। कॉन्गो बेसिन में रहने वाले कुछ पिग्मीज भी होते हैं, तो उनके बारे में मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये जो हैं ये यहाँ के लोग हैं जो ऐसे दिखते हैं। लगभग यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं देख लीजिए, ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं यहाँ के लोग, कम कपड़े पहनने वाले, क्योंकि और ब्लैक कॉम्प्लेक्शन भी इनमें ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं ब्लैक कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा होता है। ये लोग ज़्यादा काले कलर के होते हैं, ठीक है। मैं जो भी पिग्मीज के बारे में बता रही हूँ वो थोड़ी घने जंगलों के, कॉन्गो के जंगलों के थोड़ा गहरे जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, उनको पिग्मीज कहा जाता है, ठीक है। ये इनको बम्बूती भी कहते हैं। ये पिग्मीज कहलाते हैं बट इनको बम्बूती भी कहते हैं।
ये थोड़े से शॉर्ट हाइट वाले होते हैं। ये अभी जो मैंने कहा बंटू प्रजाति, ज़्यादातर लोग बंटू प्रजाति के होते हैं, ट्राइब्स के होते हैं, तो वो लंबे और कर्ली हेयर वाले होते हैं। बट जो गहरे जंगलों में रहते हैं वो जो होते हैं वो पिग्मीज कहलाते हैं, और वो उनको उनको बम्बूती भी कहा जाता है। लेकिन ये बंटूस की तरह लंबे नहीं होते, इनका हाइट थोड़ा शॉर्ट होता है उनके कंपैरिजन में, और वो अच्छे शिकारी होते हैं। बट ये बंटूस के तरह सेटल नहीं होते हैं, एजुकेशन लेना, विलेज में काम करना, नदी किनारे बस के अपना परिवार बनाना, समाज बनाना, इस तरह का इनका जीवन नहीं होता है। इसके अपोजिट में इनका जो लाइफ होता है वो कुछ ऐसा होता है कि ये लोग अपने फूड गैदर करने के लिए और फूड को सर्च करने के लिए लगातार नोमैडिक लाइफ जीते रहते हैं। नोमैडिक मीन्स होता है घुमंतु, घूम घूम करके अपने लाइफ को एक्सपेंड करते हैं। वो क्रॉप ग्रो करने के बदले क्या होते हैं, फूड गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं इधर उधर से, और कुछ ऐसे भी चीज़ों को वो लोग इकट्ठा करते हैं जिनको वो बेच करके अपने हनी हुआ, बेरीज और रेयर टाइप के जो जंगल में पाए जाने वाली चीज़ें होती हैं उनको बेच करके वो अपना काम चलाते हैं। वैसे उनका भी पसंद म्यूजिक और डांस होता है, फिर भी वो घुमंतु जीवन अपना व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं। ठीक है। नाउ मिनरल्स। कॉन्गो माइनिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, टीन, गोल्ड, जिंक, आयरन, रेडियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड डायमंड। लेकिन ये डायमंड का बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन हो गया, अगर हम ऑक्यूपेशन पढ़ेंगे इसके बाद, तो हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ये भी एक ऑक्यूपेशन है जो वहाँ के लोगों का है, यानी कि माइनिंग में भी बहुत सारे लोग एंगेज्ड हैं वहाँ पे। ठीक है। लेकिन एक जगह है कतांगा, यहाँ पे जो है डायमंड अच्छा उपलब्ध होता है, और इस तरह से कॉन्गो जो हो गया वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री हो जाता है ये डायमंड का और कोबाल्ट का। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेशल हो गया। इसके अलावा भी ये लोग बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, पर ये एक मेन ऑक्यूपेशन के रूप में आ सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ के लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पीपल जो होते हैं वो क्रॉप्स उगाते हैं, लाइक राइस, मेज, शुगर कैन और कसावा, ये सब उगाते हैं। एक कसावा एक प्रकार का रूट क्रॉप होता है जिसको कि ये उगाते हैं। कसावा के बारे में मैं बता दूं कि जब मैं अभी पढ़ाऊंगी फूड एंड क्रॉप्स के बारे में, तो कसावा के बारे में बताऊंगी मैं कि कसावा क्या होता है। तो ये उगाते हैं। कसावा एक मेन फूड, स्टेपल फूड जिसको बोलते हैं, मुख्य भोजन यहाँ का जो होता है वो कसावा होता है। ठीक है। तो यहाँ के पीपल का ऑक्यूपेशन क्या हो गया, फार्मिंग के साथ साथ माइनिंग भी ऑक्यूपेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं इसीलिए। माइनिंग के अलावा वाटर रिसोर्सेज के बारे में मैं बता दूं, ये जो है बड़ा ही स्पेशल है कॉन्गो, क्योंकि कॉन्गो में जो कॉन्गो रिवर है वो अफ्रीका का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कहलाता है आफ्टर ए नाइल रिवर। नील नदी के बाद अफ्रीका का ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और सिर्फ ये लॉन्गेस्ट रिवर ही नहीं है, बल्कि इस रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन चुका है जो कॉन्गो रिवर पे, जिसके वजह से ये केवल अपने ही कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करता है, बल्कि अपने नेबर कंट्री लाइक जाम्बिया, अंगोला, बराउंडी को भी वाटर भी सप्लाई करता है इरिगेशन के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये अच्छा है कि इसके पास है, तो ये दूसरे कंट्रीज को प्रोवाइड कराता है और एक अच्छा पड़ोसी कंट्री साबित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ के फूड क्रॉप्स के बारे में। आप देख सकते हैं कसावा यहाँ का स्टेपल फूड है, कुछ इस तरह का होता है। ये रूट है एक प्रकार का जिसको टॉपिकास भी बोलते हैं। इस रूट को क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, फिर इसके ब्रेड बनाए जाते हैं और इसको मीट वगैरह के साथ खाया जाता है। आपको बता दें कि साउथ इंडिया में इसको साबूदाना के नाम से जानते हैं, और ये हमारे साउथ इंडिया का सेकंड स्टेपल फूड है, लेकिन कॉन्गो का ये मेन स्टेपल फूड है जिसको कसापा बोलते हैं, कसावा बोलते हैं। ठीक है। ये स्टेपल फूड हो गया कॉन्गो का, जहाँ आप देख सकते हैं ये मीट और फिश के साथ यहाँ के लोग सर्व करते हैं।
तो ये एक प्रकार का रूट होता है। या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में इसको साबूदाना के रूप में जाना जाता है और ये यहाँ का साउथ इंडिया का एक सेकंड स्टेपल फूड है। आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो यहाँ पे ज़्यादा जंगल होने के कारण लैंड ट्रांसपोर्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट वाटर ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ का वो चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है और उसके बाद एयरवेज है। ठीक है, तो ये दोनों जो हो गए यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। मैं बता दूं कि बहुत सारे यहाँ के जो है वो सी पोर्ट है, पर मतादी जो है वो मेन सी पोर्ट है यहाँ का। ऐसे कतांगा, लुम्बाशी, ये सभी सिटीज़ जो हैं वो बहुत ही फेमस सी पोर्ट यहाँ पे है, लेकिन मतादी जो है वो मेन सी पोर्ट है यहाँ का, जो जाना जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट फेमस है। इस तरह से कॉन्गो जो है मिला जुला करके एक बहुत ही संपन्न कंट्री कहा जा सकता है, जो कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ का गवर्नमेंट जो है पीपल इलेक्टेड द गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक ही ये कंट्री कहा जा सकता है। सो आप इस लेसन को आपने इस लेसन को पढ़ा, समझा, और अगर आपने इस लेसन को ध्यान से सुना होगा तो आपके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है इस लेसन के खुद बनाइए, ज़रूर बनेंगे और इसके आंसर मैं आप लोगों को आगे भेजूंगी, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक आप इसको रीड करिए। हैव अ गुड डे।